वेलकम बैक दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं फटाक से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए, लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। लेकिन वापस आना मत भूलना क्योंकि इसका लास्ट पार्ट ना लिटरली गाइस ब्लास्टेड होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट जो आने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट सीन में शाओ का भाई दादाजी के सामने उसका भांडा फोड़ते हुए बोलता है कि आप जानते हैं कि आपकी पोती का एक बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन भाई वहाँ पर दादाजी तो शाओ की साइड लेते हुए बोले लग जाते हैं, हाँ मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। जैसे ही शाओ युनशी से मिलने के लिए जाती है वो भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और उनकी वीडियो और फोटोज बनाने लगता है। युनशी के दोस्त भी वहीं पर होते हैं जो कि उसके भाई को देख लेते हैं और एक फुटबॉल से उसे मार कर वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। शाओ भी उसकी आवाज सुन लेती है और बोलती है कि शायद मेरा भाई यहीं पर कहीं आसपास छुपा हुआ है। वहीं उसका भाई फटाक से दादाजी के पास जाकर वही खींची हुई उनकी फोटोज दिखाते हुए बोलता है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मेरे पास तो बहुत सारे आइडियाज हैं जिनसे कि मैं इन दोनों का ब्रेकअप करवा सकता हूँ। लेकिन वो तो जानता ही नहीं था कि दादाजी की उनके बारे में पहले से सब कुछ मालूम है और वो भी बेचारे मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में फाइनली शाओ अपने भाई को अपने बॉयफ्रेंड से यानी कि युनशी से मिलवा ही देती है, लेकिन वो तो उसे फुल्ली इग्नोर मार रहा था और साथ ही इनका ब्रेकअप करवाने के चक्कर में अपना शातिर दिमाग लगाते हुए बोलता है कि मेरी बहन की ना बहुत सारे बॉयफ्रेंड है और साथ ही उसका एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड था जिसे मिलने के चक्कर में वो तो पूरी रात ही बारिश में भीगती रही थी और वापस भी घर नहीं आई थी। युनशी तो ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा खुश हुए जा रहा था क्योंकि शाओ का वो ऑनलाइन बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वही तो था। घर आकर मजे मजे में भी दादाजी को बोलने लग जाता है कि अब तो फाइनली उन दोनों का ब्रेकअप हो ही जाएगा क्योंकि मैंने युनशी को शाओ की ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के बारे में जो बता दिया है। ये जानते ही दादाजी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही बड़े वाले पागल हो, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि युनशी ही है। ये सुनते ही भाई उसका भाई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो भी उस गेमर का बहुत बड़ा फैन जो था। साथ ही अपनी हरकतों पर भी काफी हंसने लग जाता है कि वो कितना पागल है। वहीं जैसे ही युनशी के दोस्तों को ये मालूम पड़ जाता है कि शाओ के दादाजी युनशी को ज्यादा खास पसंद नहीं करते हैं, वो सब लोग तो अपना ही एक प्लान बनाकर युनशी का अच्छा इंप्रेशन डालने के चक्कर में दादाजी को हर जगह फॉलो मारने लग जाते हैं और जगह जगह जाकर युनशी की तारीफें भी कर रहे होते हैं, जिससे कि भाई दादाजी तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बार बार युनशी का नाम सुन सुनकर। सही बात है भाई, दोस्त हो तो ऐसे हो। जिसके बाद फाइनली दादाजी युनशी को मिलने के लिए बुला ही लेते हैं और वो भी स्विमिंग पूल में। साथ ही उसे बोलते हैं कि स्कूल टाइम में शाओ एक लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी जो कि शायद अभी तक उसे नहीं भूल पाई है। युनशी भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि शाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है और उसे शांत करना मुझे बहुत ही अच्छी तरह से आता है। दादाजी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगा और उसका पूरा ध्यान भी रखूंगा। एंड सेकंड थिंग इज कि वो स्कूल वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुनते ही दादाजी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और युनशी की बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो गए थे। जैसे ही ये बात शाओ को मालूम होती है कि दादाजी युनशी को लाइक करने लग गए हैं, वो भी काफी खुश हो जाती है। वही शाओ सेक्रेटरी यू के साथ एक पार्टी में पहुंची हुई होती है जहाँ वो लोग जानसू और मिस्टर ली को साथ में देख लेते हैं, जिससे कि भाई सेक्रेटरी यू को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है मिस्टर ली के ऊपर, लेकिन शाओ उसे रोकने लग जाती है। बट वो भी कहाँ ही रुकने वाला था, अपने दोस्त के साथ में आता है मिस्टर ली को मारने, लेकिन वो उल्टा बेचारा खुद ही मार खाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में शाओ चांसू को समझा रही होती है कि मिस्टर ली एक बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मिसयूज ही कर रहा है। लेकिन चांसू तो उल्टा शाओ से ही लड़ने लग जाती है मिस्टर ली की साइड लेते हुए। साथ ही वो कल वाली बात के लिए सेक्रेटरी यू को भी काफी भला बुरा बोल रही होती है और ये सब कुछ सेक्रेटरी यू ने भी सुन लिया होता है, जिससे वो काफी सैड भी हो जाता है। जिसके बाद शाओ जब युनशी को जाकर मिलती है तो वो उसके गले में अपने वही वाले लॉकेट को देख लेती है जो कि उसने बचपन में उसके लिए बहुत प्यार से लिया था, लेकिन गुस्से में ही उसके मुंह पर फेंक कर वहाँ से भाग गई थी। जिसका साफ मतलब है कि युनशी ने वो लॉकेट तब से लेकर अब तक ऐसे ही पहना हुआ है, जिससे कि शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उनके बीच में फिर से रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वही चांसू को भी मिस्टर ली के बेटे से बात करते हुए ये मालूम चल जाता है कि उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, जिससे कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वही जब युनशी अपने प्रोफेसर से बातों में लगा हुआ होता है तो शाओ अचानक से उसके घर में पहुंच जाती है और बिना यहाँ वहाँ देखे
कि उसे चिपकने लगती है। युनशी भी उसे इशारों में बोल रहा होता है कि अरे पीछे तो देखो कोई बैठा हुआ है। जैसे ही वो फिर देखती है बेचारी तो काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाती हैं। प्रोफेसर भी उन्हें देखकर बोलते हैं लगता है कि तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही प्यार है, वैसे तुम्हारी जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट सीन में दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे कि शाह और उसका भाई तो बहुत ज्यादा सैड होते हैं। साथ ही डॉक्टर अंकल ये बोलते हैं कि स्ट्रेस के चक्कर में दादाजी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है और उनकी काफी एज भी हो चुकी है। दादाजी के सेक्रेटरी से शाह को ये मालूम चलता है कि उनकी कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स कंपनी को छोड़कर जा चुके हैं, जिससे कि दादाजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसलिए उनके साथ में ऐसा हुआ है क्योंकि वो हर हाल में अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं और शाह को इन सब से दूर रखकर उसे खुश रखना चाहते हैं, जिससे कि सारा स्ट्रेस तो भाई दादाजी ने खुद ही ले लिया। सब कुछ सच जाने के बाद शाह को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है और वो हर हाल में अब कंपनी को बचाने में लगी हुई थी। जहाँ फिर हॉस्पिटल में दादाजी से मिलने के लिए मिस लियोन पहुँचाती है और उन्हें बोलती है कि कंपनी को डूबने से बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि हमें अच्छे से अच्छे टेक्नीशियन अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट में चाहिए होंगे और साथ ही उन्हें लीड करने वाला एक लीडर जो कि युनशी से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। दादाजी भी उसकी इस बात से एग्री होते हैं और ये सुनते ही शाओ भी काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं इस बारे में युनशी से बात जरूर करूंगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है देखती है कि युनशी तो उसी हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसका भी एक छोटा सा एक्सीडेंट जो हो गया था। गुस्सा होकर शाओ वहाँ से जाने लग जाती है क्योंकि ये बात युनशी ने उससे छुपाई थी, बट वो फिर उसे रोकते हुए समझा लेता है और दोनों में फिर से किस हो जाती है। शाओ को ऐसे सैड देखकर युनशी उससे पूछता है कि सब ठीक तो है ना, जहाँ शाओ से झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। कंपनी के बारे में वो उसे कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन एक दिन उसे ये बात मिस्टर गी से मालूम चल जाती है, जिसका उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। फटाक से मिलने के लिए दादाजी से हॉस्पिटल में वो पहुंच जाता है और ये बोलते हुए उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उनकी कंपनी को बिल्कुल भी डूबने नहीं देगा, जिससे कि दादाजी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं जैसे ही प्रोफेसर को ये मालूम चलता है कि युनशी तो अपने एयर स्पेस का इंटरव्यू देने के लिए जा ही नहीं रहा है, वो तो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। फोन करके शाह को बुलाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये उसका बचपन का सपना था, जिसे कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में छोड़ रहा है और अगर तुम उसे सच में प्यार करती हो तो उनके सपने के बीच में क्यों आ रही हो। जहाँ फिर शाह भी उनसे ये प्रॉमिस करने लग जाती है कि युनशी अब्रॉड जरूर जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। जिसके बाद जैसे ही वो उसके घर जाती है युनशी के बहुत सारे मेडल्स और सामान और सर्टिफिकेट्स को देखने लग जाती हैं, क्योंकि उसे तो ये बात मालूम ही नहीं थी कि वो उसके चक्कर में अब्रॉड नहीं जा रहा है। युनशी जैसे ही घर पहुंचता ना तो उसका लिखा हुआ नोट देखता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मुझे तुम्हारी अभी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने सपने को अब्रॉड जाके पूरा जरूर करो। फिर नेक्स्ट डे मीटिंग में सब लोग वहाँ से ये बोलकर कंपनी छोड़कर जा रहे होते हैं कि जब टेक्निकल डिपार्टमेंट का कोई लीडर ही नहीं है तो हमारा यहाँ पर रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जहाँ पर अचानक से एंट्री होती है युनशी की और बोलता है कि अभी मैंने ये जॉब नहीं छोड़ी है और इसलिए मैं ही यहाँ का लीडर हूँ, जिसे देखते ही शाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो उसे ये बोलते हुए ब्रेकअप करने लग जाती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है और इसलिए यहाँ से जाऊँ। लेकिन भाई युनशी भी कहाँ ही मानने वाला था, यहाँ तक कि उसके तो दोस्त भी पहुँच जाते हैं शाओ की हेल्प करने के लिए। साथ ही चांसू भी वहाँ पर आकर उसे सॉरी बोलते हुए उसे माफी मांगने लग जाती है, क्योंकि अब उसे भी मिस्टर ली की सारी सच्चाई जो मालूम हो चुकी थी, जिससे कि उनके बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं फिर बहती गंगा में हाथ धोते हुए भी फैंग वहाँ पर पहुँच जाता है और शाओ के सामने ये डील रखता है कि अगर उसने उसकी शादी कर ली तो वो उसकी डूबती हुई कंपनी को बचा लेगा। लेकिन शाह उसे ये बोलते वहाँ से जाने लग जाती है कि मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और नेक्स्ट सीन में सब लोग पहुंचे हुए होते हैं मिस शियांग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मिस शियांग इन सब की प्रोफेसर जो है। जहाँ एक लड़की बार बार युनशी के ऊपर लाइन मार रही होती है, वो तो पूरी तरह से उसके ऊपर लड्डू ही हो चुकी थी, जिसमें फैंग भी उसका पूरा साथ दे रहा था। जैसे ही शाओ की वहाँ पर एंट्री होती है ना, सब तो उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत जो लग रही थी। और ये देखने के बाद
बात की युनशी तो उस लड़की को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है जो कि हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ चुकी है। शाओ तो मन ही मन मुस्कुरा रही होती है और काफी खुश भी हो रही होती है कि युनशी अभी भी उसी के बारे में ही सोचता रहता है। ये सब कुछ देखकर फैंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शाओ को वहाँ से बाहर ले जाता है और जबरदस्ती उसे वहाँ पर रोक रहा होता है, लेकिन अचानक से अपना हैंडसम हीरो युनशी पहुँच आता है जो कि फैंग को साइड में हटाते हुए शाओ को अपने साथ में ले जाता है। जिसके बाद वो उसे प्यार से समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना सपना करने के लिए अब्रॉड जरूर जाऊंगा। ये सुनते ही शाओ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, साथ ही उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हुए बोलता है ये सारे वो गिफ्ट्स हैं जो कि अब तक मैंने तुम्हारे हर बर्थडे पर संभाल के रखे थे इतने सालों से। ये सुनते ही शाओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही वो दादाजी से मिलने के लिए जाती है तो उसे ये मालूम होता है कि उनकी कंपनी को अब इन्वेस्टर मिल चुके हैं, जिससे कि अब वो बैंकरप्ट नहीं होंगी और वो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि युनशी की ही मॉम है जो कि यूएस में रहती है और एक बहुत ही अमीर लेडी है। और बचपन में उन्होंने अपने करियर के लिए युनशी को छोड़ दिया था और उसके बाद से युनशी भी उनसे बहुत ज्यादा नाराज था और उनसे कभी भी बात नहीं की। लेकिन आज शाओ के चक्कर में ही युनशी ने उनसे हेल्प मांगी है, जिससे कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश है। नेक्स्ट सीन में सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पार्टी शार्टी हो रही होती है जहाँ पर ये भी मालूम होता है कि युनशी का सिलेक्शन एयर स्पेस में हो चुका है। वही चांसू भी सेक्रेटरी यू से माफी मांगते हुए सॉरी बोलती है, जिनसे कि उनके बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों किस कर रहे होते हैं और ऑफिस का स्टाफ तो उन्हें बाहर से झांक झांक कर देखकर खुश हो रहा था। नेक्स्ट सीन में शाओ भी अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए सबको बता देती है कि गेमर क्वीन कोई और नहीं बल्कि शाओ ही है, जिससे कि सेक्रेटरी यू तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे थोड़ा गुस्सा भी होता है क्योंकि उसने ये सच उसे छुपा कर जो रखा था, जबकि वो तो उसका सबसे बड़ा वाला फैन था और ये बात तो वो जानता ही नहीं था कि वो लड़की शाओ ही है। वही युनशी शाओ से थोड़ा नाराज होता है क्योंकि उसने एक नई सेक्रेटरी को रखा था, लेकिन शाओ से समझाते हुए बोलती है कि वो सेक्रेटरी ही वो कोई और नहीं बल्कि उसका कजन है। और इस तरह से मनाते हुए वो फिर उसे किस करने लग जाती है, जहाँ पर अचानक से उसका कजन पहुँच जाता है और ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं और वो अंधा है। वहीं शाओ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि आज फाइनली युनशी उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन वहाँ तो उसकी जॉब सी हो जाती है क्योंकि आज तो प्रोफेसर का बर्थडे था और इसीलिए इतनी शानदार पार्टी थी। नेक्स्ट सीन में युनशी की बनाई हुई सबसे बेहतरीन सैटेलाइट फाइनली लॉन्च हो रही होती है, जिसे सब लोग देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इंटरव्यू में फाइनली सबके सामने युनशी शाओ को प्रपोज करते हुए उससे मैरिज के लिए पूछता है। सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ टाइम बाद खाया जाता है कि सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शाओ और युनशी की भी शादी हो चुकी थी। दादाजी भी यहाँ काफी ज्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। फिर कुछ साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा एक लेडी एडवोकेट के पास आकर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हो जाए क्योंकि उनके पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जहाँ पर पहुँच जाती है हमारे हीरोइन शाओ और ये मालूम होता है कि ये नटखट बच्चा शाओ और युनशी का ही है और वो उसे डांटते हुए अपने साथ में वहाँ से ले जाती है। यानी कि अब इनकी एक क्यूट सी हैप्पी फैमिली थी। सो गाइस, इसी के साथ हमारे इस खूबसूरत से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा अच्छा लगा या नहीं। नेक्स्ट टाइम आप कौन सा देखना चाहते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी सीरीज आपके लिए हमेशा लेकर आती रहती हूँ।